जैसे ही शिरीन ने मुझे अंदर की इजाज़त दी, अंदर जाने को कहा, तो मैं भी उसके साथ साथ उसके पीछे चला गया। दिल तो नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कहा तो पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अंदर गया तो अजीब सी कैफियत मुझ पर तारी हो गई थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था अच्छा ज़रूर लग रहा था। अंदर जाते ही शिरीन ने कहा, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया और सामने लजीज खाना रखा हुआ था। उसके बाद शिरीन अंदर चले गई, लेकिन जब वो वापस आई तो ऐसी आई कि बस जैसे कयामत ढा रही हो। उसका हुस्न लाजवाब था। उसने एक इतना नफीस किस्म का लिबास ज़ेबे तन करके रखा था, पहन रखा था कि जिसको देखने के बाद उस पर से नज़र हटाना नामुमकिन था। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था। वो जैसे ही सामने आई तो सुर्ख रंग का एक लिबास उसने अपने बदन पर पहन रखा था और वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि जिसे देखकर ही मेरा मन मोह गया था। मैं उसे देखता रहा तो अचानक वो मेरे सामने चुटकी बजाने लगी और कहने लगी, मिस्टर फारूक कहाँ खो गए? मैंने कहा कुछ नहीं, बस तुम बहुत खूबसूरत हो शिरीन। तो अचानक वो कहने लगी, देखिए मिस्टर फारूक, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा शिरीन, शायद तुम्हें अपने हुस्न की कदर ना हो या तुम्हें अपने हुस्न के बारे में पता ना हो, लेकिन तुम बहुत हसीन और जमील हो। इतनी हसीन कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को भी इतना खूबसूरत नहीं देखा है। तो वो कहने लगी, आप झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे? मैंने कहा, मैं अपने आप की कसम खाता हूँ। तो अचानक वो कहने लगी, फारूक आप अपने आप की कसम मत खाया करें, भले ही हमारी खा लें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी कीमती नहीं है। मैंने कहा, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? तो उसने कहा, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। मैंने कहा, वो वक्त कब आएगा जब तुम्हारी हकीकत भी और इन सब बातों के मायने मुझे पता चलेंगे? तो वो कहने लगी, बहुत ही जल्द मिस्टर फारूक, बहुत जल्द। वो वक्त करीब आ चुका है जब आपको हकीकत से आगाह करवाना है, लेकिन तब तक मुझे हमारी दोस्ती अच्छी तरह से निभा लेने दीजिए। मैंने कहा, बिल्कुल है, बिल्कुल निभाइए, मैं भी अपनी दोस्ती पूरे दिलो जान से निभाऊंगा। वो कहने लगी, वादा? तो मैंने कहा, बिल्कुल वादा। मैं ये सब बातों में वो बात भूल ही गया था कि मुझे उससे बात करना थी कि हमारी दोस्ती हमें अब थोड़ी दूरियों में तब्दील कर लेना चाहिए, ताकि मेरी भी फैमिली डिस्टर्ब ना हो और तुम भी मेरी वजह से किसी तकलीफ़ का शिकार ना हो। बहरहाल दिखने में मैं भी इतना बुरा नहीं था। कद काठी में मैं लंबा चौड़ा एक अच्छे हेल्थ वाला इंसान था। ऐसा तो था कि कोई भी इंसान मुझे पसंद कर ले, और आखिर मेरी भी लव मैरिज थी, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं कैसा दिखता होगा। बहरहाल मैंने शिरीन से बातों ही बातों में कह दिया, शिरीन आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। तो शिरीन कहने लगी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कहा, क्यों? तो वो कहने लगी कि मेरे जो हैं वो अलग दुनिया में हैं। मुझे लगा कि शायद शिरीन के वालिद वालिदा और सब पूरा परिवार इस दुनिया से फौत हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए ये ऐसा कह रही है। मैंने कहा, मुझे माफ़ करना। तो वो कहने लगी, कोई बात नहीं, मेरे जो हैं वो अलग दुनिया में ही हैं, इसलिए मैं आपसे किस तरह से माफ़ी लूँ? मैंने कहा, ठीक है, आज के बाद मैं इस बारे में कभी आपसे बात नहीं करूँगा शिरीन। तो उसने कहा, ठीक है। तो वो कहने लगी, मिस्टर फारूक अब क्या बातों ही बातों से हम पेट भर लेंगे? चलिए हम चलकर खाना खाते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि जब मैं उस जगह पर बैठा था डाइनिंग टेबल पर, उसके बाद उठकर मैं शिरीन के पास गया था और उससे बातें कर रहा था, तब भी खाना गर्म था, और अभी जब मैं आया और शिरीन के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा, अभी भी खाना गर्म ही था, क्योंकि हमें बात करते करते तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा हो चुका था, और जिस हिसाब से मौसम था उस हिसाब से तो खाना ठंडा हो जाना था, लेकिन खाना ताज्जुब की बात थी कि अभी भी गर्म था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन शिरीन का हुस्न सामने था और इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे बातचीत कर रही थी, दोस्ती कर रही थी, और थोड़ा थोड़ा उनसियत, थोड़ा थोड़ा लगाव तो मुझे भी उससे हो चुका था और उसे मुझसे भी। दोनों को इतना लगाव हो चुका था कि अब बातों ही बातों में वक्त का पता ही नहीं चलता था। मैंने उसके साथ खाना खाया और बहुत देर तक बातचीत की, और आज तो रात के 4:30 बज चुके थे और मुझे होश ही नहीं था कि मेरे बीवी बच्चे भी हैं, मेरा भी घर है। बस मैं शिरीन की बातों में गुम था और उसके हुस्न जमाल को देखकर बावरा हुए जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि शिरीन की हुस्न का ये जादू है या फिर मुझ पर कोई और जादू चल गया है। बहरहाल 4:30 बजी मेरे फ़ोन पर कॉल आने लगी। ये मेरी वाइफ की कॉल थी। वाइफ की कॉल आते ही मुझे ऐसा गुस्सा आया कि कहाँ इसकी कॉल आ गई। ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं बस शिरीन के सामने बैठा रहूं, उसके हुस्न को देखता रहूं और उससे बातें करता रहूं, लेकिन खलल हो ही गई थी। तो ध्यान आया कि हाँ, बीवी बच्चे भी हैं, घर भी है। मैंने कहा, शिरीन आज बातों बातों में वक्त मालूम ही नहीं पड़ा और आपके सामने बैठे बैठे ही 4:30 बज गई। तो वो कहने लगी, मिस्टर फारूक, जब किसी से लगाव हो जाता है ना तो उसमें वक्त नहीं गिना जाता,
ना ही वक्त को देखा जाता है। मैंने कहा ये बात तो आपने क्लियर कही, शायद आपको मुझसे लगाव हो गया है। और मैं ज़ोरदार हंस दिया तो वो भी हंसने लगी और कहने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं हुआ लगाव, अगर लगाव ना होता तो आप यहाँ थोड़ी ना होते हमारे घर में और हमारे सामने थोड़ी ना बैठे होते, वो भी ऐसी हालत में। मैंने कहा हाँ सही बात है, चलिए अब इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपने घर जाऊँ और थोड़ा घर बार को भी देख सकूँ। उसने कहा रुकिए 2 मिनट रुकिए। वो गई पीछे और एक नोटों का बंडल लेकर, जो कि 500 की गड्डी थी और तकरीबन 50,000 रुपए की गड्डी थी, वो लाकर उसने उसे मेरी तरफ बढ़ाया। मैं तो हैरानी से शिरीन को देखने लगा। इतने पैसे मैंने एक साथ अभी तक नहीं देखे थे और वो भी मेरे खुद के पैसे होने वाले थे। मैंने कहा शिरीन ये सब क्या है? तो वो कहने लगी आप हमारे अपने हैं, आपके लिए ये एक तोहफा है, आप इसे रखिए, बस हमारे साथ इसी तरह वक्त गुजारते रहिए और हमारी दोस्ती को और ज़्यादा बढ़ाते रहिए। मैंने कहा शिरीन क्या आप मुझे एहसानों तले दबाना चाहती हैं? तो वो कहने लगी तौबा, ऐसी बात कुछ भी नहीं है फारूक, ये आपके लिए एक तोहफा है और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें और आप अच्छे से हमसे मिलते जुलते भी रहें। आप चाहें तो इसे कबूल कर लें वरना हम इसे अपनी तौहीन समझेंगे। मैंने कहा मैं आपकी तौहीन कभी नहीं कर सकता शिरीन। तो वो मुझे एक टक देखने लगी। मैंने कहा ठीक है आप कह रही हैं तो मैं आज ये कबूल कर लेता हूँ, लेकिन अब ऐसा ना कीजिएगा, मुझे मेरी खुददारी और मेरा ज़मीर इस चीज़ की गवाही नहीं देता कि मैं किसी से फ्री में पैसे ले लूँ। तो वो कहने लगी मैं आपको फ्री के पैसे नहीं दे रही हूँ, ये आपका मेहनताना है और आपकी दोस्ती की कीमत है। मैंने कहा शिरीन दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती, दोस्ती बेलालच बेलोच होती है। तो उसने कहा यही तो अंदाज़ मुझे आपका बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपको ये तोहफ़तन दे रही हूँ, प्लीज़ मेरे इस गिफ्ट को कबूल कर लीजिए और हाँ कल याद से रेलवे स्टेशन पर आ जाइएगा, हम कल भी मुलाकात करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल मैं आ जाऊँगा, अब हमें भी इतने अच्छे पैसेंजर जो मिले हैं। उसने कहा पैसेंजर नहीं हूँ मैं, आपके अपने हैं हम भी, जिस तरह आप हमारे अपने हैं उस तरह हम भी आपके अपने हैं फारूक। ये बात सुनकर मानो ऐसा लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। इतनी खूबसूरत इतनी हसीनो जमील लड़की मुझे अपनापन दिखा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो मैं ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि उस लड़की से दोस्ती करना ही एक ख्वाब सा था। बहरहाल मैं उसके बाद घर आया तो देखा बीवी का मुंह अभी भी फूला हुआ था और वो गुस्से में ही बैठी हुई थी। मुझे पता था इसे कैसे मनाना है, मुझे पता था मेरी बीवी को मालो दौलत से बहुत प्यार है और जेवर से बहुत प्यार है। तो मैंने जाते ही उस गड्डी में से आधे पैसे निकाले और उसके सामने रख दिए और मैंने उससे कहा ये लो तुम्हारे लिए कुछ खरीद लेना। इतने सारे पैसे देखकर उसका सारा गुस्सा पता नहीं कहाँ चले गया और वो इतनी खुशी से कहने लगी सच में ये मेरे हैं? कितने हैं ये? मैंने कहा ये 25,000 रुपये हैं और तुम इससे जाकर चाहे ज्वेलरी खरीदो या अपने लिए कपड़े, और हाँ बच्चों के लिए भी कुछ लेकर आ जाना ताकि वो भी उदास ना रहे। वो कहने लगी आप सच में बहुत अच्छे शौहर हैं, आज इतने पैसे आप मुझे दे रहे हैं, क्या बात है, कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? मैंने कहा ठीक ऐसा ही समझ लो, लॉटरी लग गई है। और वैसे भी तुमने वो ज्वेलरियों को जो रखा था तो मैंने जब ही सोच लिया था कि तुम्हें अब ज्वेलरी दिलवाना ही पड़ेगी ताकि तुम कोई और ज्वेलरी पर ऐसे कभी भी हिरस ना करो, ताकि तुम्हारा जी उन सब चीज़ों से भरा रहे। वो कहने लगी बहुत बहुत शुक्रिया, अब तो कल मैं जाकर खूब शॉपिंग करूंगी, बहुत सालों बाद आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं, शायद पहली बार। मैंने कहा फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि मैंने वो 25,000 जो बचा के रखे थे, मैंने सोचा था कि कुछ पैसे जमा करके अब मैं कुछ साइड इनकम का सोर्स ढूंढूंगा, साइड इनकम की कोई ऐसी चीज़ ढूंढूंगा जिससे मैं और पैसे कमा सकूं। बहरहाल उसके बाद हम दोनों ने खाना खाने की सोची तो मैंने अपनी बीवी को दिखाने के लिए खाना खा लिया, लेकिन 2-4 निवाले ही खाए थे। और उसके बाद मैंने उससे कहा रानी तुम खाना खा लो, मैं बाहर से कुछ खाकर आया हूँ, पोहे वगैरह खा लिए थे क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। वो कहने लगी हाँ हाँ आप बैठिए मैं खाना खाती हूँ। लेकिन खाना खाते वक्त भी उसके पास ही टेबल पर ही वो नोटों की गड्डी रखी हुई थी जिसे वो बार बार निहार रही थी और खुश होए जा रही थी। उसे देखकर मुझे भी थोड़ी खुशी हुई क्योंकि वो अभी भी बच्चों जैसी थी। जैसे बच्चों के पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी वो चाह रखते हैं तो वो किस तरह उसको अपने सीने से लगा कर रखते हैं, वैसे ही मेरी बीवी भी थी। यहाँ तक कि खाना खाने के बाद जब हम सोने गए तो उसने वो पैसे अपने सिरहाने रख लिए थे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि मेरी नज़र में उन पैसों की कोई अहमियत नहीं थी। बहरहाल मैं शिरीन का शुक्रगुजार भी था कि उसने मुझे इतने सारे पैसे दिए थे जो अब हमारे काम आने वाले थे। बहरहाल रोज़ की तरह ही पूरा दिन तो दूसरे दिन गुजर गया, सवारी बहुत सारी मिली और आज अच्छी खासी इनकम भी हो गई थी। सोचा तो था कि रात को गाड़ी चलाने नहीं जाऊंगा, लेकिन अचानक मुझे शिरीन का ख्याल आ गया। वही शिरीन जो हुस्नो जमाल में ऐसी थी जैसे मानो कोई परी हो, कोई आसमान से उतरकर परी नीचे आ गई हो, इतनी खूबसूरत थी।
जैसे ही रात हुई तो मैं फटाक से रेलवे स्टेशन पहुंच गया और शिरीन का वहां बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। पहले रात की 1 बजी 2 बजी, लेकिन शिरीन नहीं आई। यहाँ तक कि मुझे प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे ही रात के 4 बज गए, लेकिन अब तक शिरीन का कोई अता पता नहीं था। मुझे अब उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं उसका यहाँ इंतज़ार कर रहा था और वो पता नहीं कहाँ थी। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद उसका कोई लफड़ा वफड़ा होगा और वो वहाँ पर रुक गई होगी, कोई चक्कर वक्कर होगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की और मैंने खामखा अपने आप को इतनी अहमियत दे दी थी उसके लिए। मुझे लगा था कि शायद वो मुझे पसंद करने लग गई है और उसको मुझसे लगाव है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसने हमारे मज़े लिए हैं और पैसे देकर उसने इसीलिए कल हमें भेजा ताकि अब हमसे छुटकारा पा सके। मुझे उससे पैसे नहीं लेना चाहिए। शायद वो मुझे लालची समझकर छोड़कर चली गई है, या फिर हो सकता है उसने कुछ गलतफहमी ले ली हो, इसीलिए शायद वो आज नहीं आई है। मुझे अपने आप पर अफसोस भी होने लगा उन पैसों को देखकर। बहुत अफसोस हो रहा था कि कहाँ मैंने वो पैसे शिरीन से ले लिए। थक हार के 4:30 बजे के करीब मैंने रिक्शा स्टार्ट की और अपने घर आ गया। इसकी आगे स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।